चैप्टर नंबर 12 का ना आज जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक है थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक वर्क। थर्मोडायनेमिक में वर्क क्या होता है या वर्क कैसे निकालते हैं या फॉर्मूला क्या होता है वो देखो जरा। भाई मान लीजिए मेरे पास एक ये कंटेनर है सिलेंड्रिकल और इस कंटेनर का ये पिस्टन है और ये इसका हैंडल हो गया। इसके अंदर हमने गैस ले रखी है, गैस है। अब ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मान लीजिए ये जो पिस्टन है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, dx। तो इसको ऊपर की तरफ धकेल कौन रहा होगा, तो इसको धकेल रही होगी कौन, गैस। तो गैस ने इस पिस्टन को फोर्स लगाई और उस फोर्स की वजह से ये ऊपर डिस्प्लेस कर गया। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, dx। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इस सिलेंड्रिकल कंटेनर का वो a है। तो देखना जरा, कंसीडर अ कंटेनर of area of cross section A, ठीक है। तो अब देखो जरा, इस गैस ने इस पिस्टन को धक्का मारा और ये पिस्टन ऊपर डिस्प्लेस कर गया कितना, dx। तो लेट dw इज वर्क टू डिस्प्लेस द पिस्टन टू dx। dx चलाने के लिए हमने dw वर्क करा है, तो dw वर्क बराबर कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू में एरिया। तो dw बराबर कितना हो गया, फोर्स की जगह प्रेशर इनटू एरिया इनटू में dx। अब a क्या है यहाँ पर, एरिया, और dx क्या है यहाँ पर, जो हाइट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हाइट बन जाएगी ना। तो एरिया इनटू में हाइट, ये वाला वॉल्यूम हो जाएगा, ये वाला जो चेंज हुआ है, ठीक है। तो a इंटू dx को हम लिख देंगे कितना, dv के बराबर। तो हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला आ गया वो P इंटू में dv आ गया। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर जब भी आप वर्क के लिए पढ़ेंगे तो हमेशा याद रखना P dv यूज करेंगे। मान लीजिए अगर इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो dw बराबर हो गया P dv के। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं V इनिशियल से लेकर V फाइनल तक, तो dw बराबर आ जाएगा कितना, W। P कांस्टेंट मान लिया तो P बाहर आ जाएगा, dv का इंटीग्रेशन V हो जाएगा और V की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। तो इसलिए आप वर्क की जगह P डेल्टा V भी यूज कर सकते हैं। अगर एक सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है वॉल्यूम में, एक मेजरेबल चेंज आ रहा है वॉल्यूम में, तो हम P डेल्टा भी यूज करेंगे। और अगर हमारे पास P जो है वेरिएबल दे रखा है या बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वर्क निकालते हैं, तो वो dw होता है और वो बराबर होता है P इंटू में dv। ये बात समझ में आ गई तुम लोग। सर तो अब आपसे दो बातें कर लेता हूं। सबसे पहली बात, अगर गैस जो है एक्सपेंड कर रही है या फिर एक्सपेंशन हो रहा है, जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, तो अगर कहीं पर किसी चीज में एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज होता है। बच्चों अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा, और अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है तो वर्क भी पॉजिटिव आएगा। तो वर्क पॉजिटिव। इस सिचुएशन में आप जो वर्ड यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं। अब कोई सिस्टम एक्सपेंड कब करेगा, जब उसके अंदर ये जो सिस्टम है या ये जो गैस है ये इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलेगी। अगर ये गैस इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेल रही है, इसका मतलब हमारा सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, हमारी गैस एक्सपेंड कर रही है। तो यहां पर जो आप पढ़ते हो वो ऐसे पढ़ लेते हो, वर्क बाय सिस्टम है, ये सिस्टम के द्वारा किया हुआ वर्क है।
और वर्क बाय सिस्टम हम पॉजिटिव लेते हैं। अब ये रटने से अच्छा है आप ऐसे याद रखो, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन कंप्रेशन हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इसका चेंज जो है वो नेगेटिव आएगा, डेल्टा वी नेगेटिव। अगर चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है इसका मतलब वर्क भी नेगेटिव होगा। अब वॉल्यूम कब डिक्रीज होगा? जब हम उस गैस को दबाएंगे, जब हम सिस्टम पर कार्य करेंगे, जब हम सिस्टम पर वर्क करेंगे। तो देखो जरा, अब इस पिस्टन को मैंने दबाया नीचे की तरफ, तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और वर्क नेगेटिव आएगा। तो इसको बोलते हैं वर्क ऑन द सिस्टम। आपने सुना होगा ये, वर्क ऑन द सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि आपने वर्क डन बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम बहुत खेला होगा ये तो केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन फिजिक्स में आप क्या याद रखें कि अगर कोई सी में एक्सपेंशन हो रहा है तो आप पॉजिटिव वर्क लेंगे, और कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव। मेरे हिसाब से चलना है इसमें, है ना? तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैंने आपको वर्क बता दिया, थर्मोडायनेमिक वर्क, और वर्क का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी या फिर पी डीवी। अगर हम किसी गैस या कोई सिस्टम, ये कोई मेरे पास कंटेनर है, उसमें पिस्टन लगा हुआ है और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम बोलते हैं वर्क हो रहा है। आगे बात समझ में? जल्दी बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. चलिए स्क्रीनशॉट ले लो भाई। सो गया दुखी आत्मा? स्क्रीनशॉट ले ले भाई। हो गया भाई? चलो अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। अब जो हमारा है ये टॉपिक, और ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जो मैं बताने वाला हूँ बड़े ध्यान से सुनना। आरव कहाँ भाग गए? आरव नहीं है। आदित्य शर्मा ये करता है कि टाइम चेंज कराता रहता है, आता नहीं है। कितना वो कर रहे हैं बच्चों के साथ, हर सिचुएशन में बच्चों का साथ दे रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आ रही। देखो जरा, टॉपिक है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मल प्रोसेस वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टॉपिक है, ये मान लो आप इसे, एग्जाम के अंदर आना ही है इसको 3 नंबर में। तो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या ये ज्यादा छोटा है या ठीक है, या बता दो भाई एक बार, और थोड़ा बड़ा लिख दो? यस सर, थोड़ा बड़ा लिख दिया है। ठीक है चलिए, अब की बार से बड़ा लिख देंगे एक्सप्रेशन में। बच्चों देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस ली हुई है हमने एज अ सिस्टम, ये इसका पिस्टन है, ये रही गैस। जो एक्सप्रेशन निकाला जाता है वो आइडियल गैस के लिए निकाला जाता है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो n है, और इसके अंदर आइडियल गैस है भी, और इस गैस का वॉल्यूम है भी v इनिशियल। मान लो वी अलाउ गैस टू एक्सपेंड, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम गैस को एक्सपेंड करने के लिए अलाउ कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ये यहां से यहां तक इतना डिस्प्लेस हो चुका है, कितना, dx। ठीक है, तो अब ये गैस का वॉल्यूम ऐसे बढ़ गया। ठीक है, पहले v इनिशियल था, अब वॉल्यूम हो गया v फाइनल। पर टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आया, वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया पिछले उसमें क्लास में। तो अब देखना जरा, सीधा चालू करते हैं। कंसिडर n moles of an ideal gas at temperature T taken in a vessel। तो किसी वेजल के अंदर हमने n मोल्स लिए हुए हैं आइडियल गैस के T टेम्परेचर पे। तो लेट dw इज वर्क टू डिस्प्लेस piston
टू dx। इस पिस्टन को dx चलाने के लिए dw कार्य किया गया है, तो dw बराबर हो जाएगा p और साथ में कितना dv। dw बराबर हो जाएगा p और साथ में कितना dv। अब हमें पता है pv इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस के लिए हमने पढ़ा हुआ है, तो p की जगह हो जाएगा nRT बाई v और साथ में dv। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ ऐसे सांप का निशान बना देंगे और यहां पर भी, और ये हो जाएगा nRT बाई v और साथ में dv। अब क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो v इनिशियल और v फाइनल, यहां से यहां तक हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, गैसेस कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो बचा कितना v इनिशियल, ये v फाइनल, 1 में v और dv। बच्चों अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर ना इंटीग्रेशन का एक दूसरा रूल यूज होता है, और वो रूल होता है मेरे पास लॉग वाला। तो ये जब कब यूज होता है वो आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो वेरिएबल है हमारा dv, वेरिएबल है हमारा dv। अब इस dv की वजह से v का इंटीग्रेशन होगा, और अगर ये v को ध्यान से देखो तो ये 1 में है, 1 में होने के साथ साथ इसकी पावर 1 है। अगर जिसका भी इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, अगर वो 1 की फॉर्म में है और पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन जो होता है उसका वो ये होता है, nRT तो एज इट इज आ गया, ln लिखते हैं, ln को पढ़ते हैं हम नेचुरल लॉग, ln v इनिशियल से लेकर v फाइनल। जिन पे मैथ है उनको तो मैथ में कर लिया होगा उन्होंने, जिन्होंने नहीं करा वो अब याद रखे। ln का मतलब नेचुरल लॉग। अब इस v की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क हो गया nRT ln v फाइनल माइनस ln v इनिशियल, ln v इनिशियल। बच्चों एक और बात बताऊं, log x माइनस log y प्रॉपर्टी होती है लॉग की, और क्या होती है वो सुनो, इसको लिखेंगे ln v फाइनल अपॉन में v इनिशियल। लॉग की प्रॉपर्टी होती है log x माइनस log y, log x अपॉन y हो जाता है बच्चों। लेकिन ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को हम चेंज करेंगे लॉग में, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसकी सहायता से हम नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो कितना हो गया, nRT log v फाइनल अपॉन में v इनिशियल। तो वर्क का फॉर्मूला आ गया 2.303 nRT log v फाइनल अपॉन में v इनिशियल। लेकिन एंड आपको बता देता हूं, P इनिशियल V इनिशियल बराबर होगा P फाइनल V फाइनल और बराबर होगा K के। P1 V1 बराबर P2 V2, तो वैसे यहाँ पर P इनिशियल V इनिशियल बराबर P फाइनल V फाइनल। ये वॉल्यूम को इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो गया, P इनिशियल अपॉन में P फाइनल बराबर V फाइनल अपॉन में V इनिशियल। अब आप चाहो तो V फाइनल अपॉन V इनिशियल को प्रेशर से रिप्लेस कर दो, तो वर्क का फॉर्मूला आ गया 2.303 nRT log P इनिशियल अपॉन में P फाइनल। ये मेरे पास वर्क का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और ये वर्क का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब आपके पास अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप वॉल्यूम वाले तक करके आएंगे, लेकिन आपको दूसरा भी साथ के साथ याद रख लेना है कि अगर हमारे पास मे भी क्या पता न्यूमेरिकल आ जाए 11th में ना आए तो उसके बाद कहीं पर नीट वगैरह के उसमें आ जाए, तो आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है, चाहो तो आप ये वाला भी याद रख सकते हो साथ। तो वर्क का फॉर्मूला आ गया 2.303 nRT log। लॉग दो तरह के हम पढ़ते हैं, एक नेचुरल लॉग और एक लॉग। नेचुरल लॉग और लॉग में आपके पास जिनके पास मैथ है उन्हें पढ़ा दिया गया होगा और केमिस्ट्री में भी समझा दिया गया होगा। अगर नहीं पढ़ा है नहीं समझाया तो याद रखें,
नेचुरल लॉग बोलते हैं जिसका बेस ई यूज करते हैं। ऐसा लॉग जिसमें बेस ई यूज करते हैं वो नेचुरल लॉग होता है, और जिसमें बेस 10 का प्रयोग करते हैं वो लॉग होता है केवल, है ना। लॉग 10, लॉग कुछ सुना है ऐसा करके? जल्दी बोलो अगर वही। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। सर ले लिया। ठीक है। और मेरे हिसाब से आप लोगों को बोलना चाहिए थोड़ा बहुत जो मैं पूछ रहा हूँ, कम से कम हाँ या ना, पता नहीं। इस तरीके से तो तुम कॉलेज में बहुत पीछे रह जाओ। ओके सर। चलिए भाई। ओहो बहन जी, इनको भी समझा रहा हूँ मैं तो। अलमी, ये बालक भी अपने ही बालक हैं, पर ये समझ नहीं रहे मेरी भावनाओं को। तो ये बहन जी वैसी नाराज चल रही है आजकल, बोलती नहीं है। चलो भाई साफ कर देता हूँ उसको। अब कराता हूँ एक क्वेश्चन इस पे, बड़े ध्यान से देखना। तो भी बता तू दे मेरे को, अपने भाई से क्या छुपाना, बता दे हमें क्या समस्या हो रही है। क्यों नहीं बोलती? घर वाले मना करते हैं कि पढ़ते समय बोला मत कर, सुना कर सर की बात बड़े ध्यान से। कुछ किसी ने लॉजिक बताया क्या सर? ऐसे सो गया, या माइक की वो कान वाले स्पीकर ही बंद कर देती है, मास्टर की बात ही ना सुनाई दे। अरे थोड़ी आवाज भारी है मेरी, मैं समझता हूँ बात, इतना भी वो नहीं है। इफ 5 moles of an ideal gas taken at 27 degrees Celsius and allow the system to expand isothermally, और हमने सिस्टम को अलाउ किया टू एक्सपेंड आइसोथर्मली सच दैट वॉल्यूम become 4 times of initial volume, then calculate work। आपको वर्क निकालना है। तो भाई सीधी सी बात है, यहां से समझ में भी आ गया होगा, आइसोथर्मल का कंडीशन है ना। तो आपको जो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं वो 5 दे रखे हैं यहाँ पर, एंड टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस है। हमें याद क्या रखना है कि जब हम वर्क निकालेंगे तो जो टेम्परेचर है उसको डिग्री सेल्सियस में नहीं यूज करेंगे, उसको केल्विन में यूज करेंगे। आ गई बात समझ में? और जब भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दे रखी हो और आपको केल्विन में बदलनी है, तो आप उसको 273 ऐड कर दो, तो ये आ गया 300। तो बच्चों ये तो हो गया केल्विन में हमारे पास, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। अच्छा, फाइनल वॉल्यूम जो दे रखा है वो पहले वाले के 4 टाइम्स दे रखा है। नया वाला वॉल्यूम पहले वाले का 4 टाइम्स दे रखा है। तो अब वर्क निकाल लेते हैं। मैं क्या था फॉर्मूला? 2.303 nRT log V final अपॉन में V initial। 2.303 एज इट इज, n की वैल्यू 5, r की वैल्यू 8.3, t की वैल्यू 300 इंटू में log V फाइनल की जगह 4 टाइम्स ऑफ V इनिशियल अपॉन में V इनिशियल। ये V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? वर्क बराबर 2.303 इंटू में 5 इंटू में 8.3 इंटू में 300 इंटू में log, यहां पर 4 बचा। अब log 4 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो जरा, लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। भाई 4 की जगह 2 का स्क्वायर भी तो चलेगा। और log में एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, log x की पावर a बराबर होता है a log x। मतलब जब भी देखना log में बहुत सारी खूबियां होती है, जब भी हम किसी का log लेते हैं तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो ये 2 आगे आ जाएगा तो कितना हो गया देखो, 2.303 इंटू में 5 इंटू में 8.3 इंटू में 300 इंटू में 2 इंटू में log 2, है ना। तो ये जो 2 रह गया ये तो बेस वाला रह गया, और ये ऊपर वाला 2 आगे आ गया यहाँ पर, है ना। और log 2 की वैल्यू होती है, log 2 होता है 0.3010, log 3 होता है
0.4771 मेरे हिसाब से, ठीक है। 0.41414 सही है, 4771 यही होता है ना? याद है किसी को, पता है, किसी ने सुना है कहीं? 2.303 इंटू में 5 इंटू में 8.3 इंटू में 300 इंटू में 2 इंटू में 0.3। अब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करना, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वर्क आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको ये बात? अगर बात क्लियर हो गई है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर दोबारा समझा दिएगा सर, बहुत हैंग हो रहा था, नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तो बालक एक काम करना, एक बार दोबारा से इसकी वीडियो देख लेना, नहीं समझ में आए तो पूछना। ओके कैलकुलेशन है, सर। देखो मेरी बात सुनो अर्मीस, कैलकुलेशन तो आप आराम से खुद कर सकती हो, बस जो दो तीन जी बातें सर। खास है वो क्या है वो देखो। एक तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में था तो केल्विन में बदल दिया उसको, पहली बात। फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर दिया जो जो दे रखी थी उसके हिसाब से। समस्या यहाँ पर है जब ये log 4 बचेगा, log 4 को मैंने लिख दिया है log 2 की पावर 2। अब जब log लेते हैं तो जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई। ओके सर। अच्छा log 2 ये हो गया, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है। अब पूरे फैक्टर जो ये आया है ना, इसको मल्टीप्लाई आपको खुद से करना है सबको, और ये आंसर आ ओके सर। जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, ओके वेलकम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया? तो मेरे हिसाब से तो अगर आइसोथर्मल पे वर्क के क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना? इसको साफ कर दूं? यस सर। जो कॉपी में जितना पढ़ा रहा हूँ और जितना पढ़ा है ना, उसी को पढ़ते रहना और ढंग से पढ़ते रहना भाई, बस हो जाएगा सब कुछ पेपर में। अच्छा चलो, अगला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ये क्या होता है देखें जरा। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है देखें। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और expansion of a system in which heat does not exchange between system and surrounding, between system and surrounding। एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें गैस दबेगी भी या फैलेगी भी, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का आदान प्रदान नहीं होगा। हीट कंजर्व रहेगी, हीट कांस्टेंट रहेगी जितनी थी टोटल। ये हो सकता है कि हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हो, लेकिन हीट कंजर्व रहेगी, कहने का मतलब यह हीट किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, लेकिन ट्रांसफर नहीं होगी। ना तो सिस्टम सराउंडिंग को देगा, ना सराउंडिंग सिस्टम को देगा। ठीक है जी। तो इसकी कंडीशन क्या है देखो, कंडीशन है इसकी, पहली कंडीशन है वॉल्स ऑफ कंटेनर should be perfectly conducting, perfectly non conducting। अब नॉन कंडक्टिंग से क्या फायदा होगा, जो नॉन कंडक्टिंग दीवारें होती हैं कंटेनर की, उसके थ्रू हीट का आदान प्रदान, एक्सचेंज नहीं हो सकता, इसलिए नॉन कंडक्टिंग वॉल लेनी है। दूसरा, प्रोसेस ऑफ, चाहे आप कंप्रेशन करो चाहे आप एक्सपेंशन करो, शुड बी सडन, अचानक होना चाहिए, सडनली होना चाहिए, स्लो प्रोसेस नहीं होना चाहिए। गैस का कंप्रेस होना या एक्सपेंड होना, सिस्टम का कंप्रेस होना या एक्सपेंड होना, सडन प्रोसेस होगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम बना के, एक से समझाऊंगा, आप दूसरे से खुद समझ जाना, बोल दूंगा पर याद खुद रखना है। भाई मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर है एक, इसमें ये गैस मैंने यूज करी हुई है और ये इसका पिस्टन है। मैंने क्या करा, इस गैस को दबाया। सोच के देखो, अगर मैं इस गैस को दबाऊंगा तो जो गैस के मॉलिक्यूल है वो पास पास आ जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। अब ये गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ गए। अगर ये गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा, ये ज्यादा कोलाइड करेंगे अब आपस में। अगर ये आपस में ज्यादा कोलाइड करेंगे तो अंदर जो है हीट प्रोड्यूस होगी कोलिजन की वजह से। तो जब वो हीट प्रोड्यूस होगी तो हमने क्या करा हुआ है, ये नॉन कंडक्टिंग वॉल यूज करी हुई है दोनों तरफ से। सारी जो वॉल्स है इसकी, ये नॉन कंडक्टिंग वॉल है। अगर ये नॉन कंडक्टिंग वॉल है तो जो अंदर हीट प्रोड्यूस हुई, इसको दबाने से जो अंदर हीट प्रोड्यूस हुई वो हीट बाहर नहीं जा पाएगी क्योंकि नॉन कंडक्टिंग वॉल है। तो जब हम किसी गैस को एडियाबैटिकली दबाने की बात करते हैं तो उसके दौरान हम ये कहना चाहते हैं कि जब चाहे हम इसको कंप्रेस करें या एक्सपेंड करें, मैं कंप्रेस वाला एग्जांपल ले रहा हूं, तो जब मैंने इसको कंप्रेस करा तो जो मॉलिक्यूल है पास आ गए, जिसकी वजह से वो आपस में ज्यादा कोलाइड करेंगे और हीट प्रोड्यूस हुई। अब वो जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो हीट अंदर ही रहेगी, बाहर ट्रांसफर नहीं होगी। तो अगर ये हीट अंदर ही रहेगी तो ये टेम्परेचर को बदल देगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी गैस को मैं एडियाबैटिकली कंप्रेस करता हूं तो अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो अगर मैं इस गैस को सडनली दबा दूं तो फिर टेम्परेचर जो है ना यहाँ बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। लेकिन हीट जो है ना वो अंदर से बाहर नहीं जाएगी। एक बात, दूसरी बात, मैंने ये जो प्रोसेस करा है ये बहुत सडन प्रोसेस किया है। सडन प्रोसेस का बेनिफिट ये होता है कि मान लो अगर इसमें से थोड़ा बहुत कंडक्शन हो भी जाता है, क्योंकि कोई भी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग तो होता नहीं है, मान लो कंडक्शन हो भी जाता है तो वो भी गुंजाइश हमने छोड़ दी है। क्या, हमने सडनली इसको कंप्रेस किया है, इसलिए इस गैस को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि ये अपनी हीट को बाहर ट्रांसफर कर सके, क्योंकि कंडक्शन तो वैसे ही स्लो प्रोसेस है, तो हम टाइम ही कम कर दे रहे, ले भैया दबा दिए झटके से। तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही अब आप सोचो, अगर मैं इस गैस को एक्सपेंड करता, पुरानी बातें याद करो जो पिछली क्लास में करी थी, अगर इस गैस को मैं एक्सपेंड करता तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते। मॉलिक्यूल अगर दूर दूर चले जाते तो क्या होता, जो मॉलिक्यूल दूर दूर जाना चाहेंगे तो उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रोकेगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उनको रोकेगा तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जो उनके पास हीट है उस हीट को यूज कर लेंगे ताकि एक दूसरे से दूर जा सके, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके, जिसकी वजह से गैस जो है ठंडी हो जाएगी। लेकिन गैस ठंडी हो गई लेकिन अब ये बाहर से टेम्परेचर नहीं ले पाएगी तो जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर कम हो गया, लेकिन जो हीट है ना उसका एक्सचेंज नहीं हुआ। समझ पा रहे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जी सर। तो एडियाबैटिक में हीट का आदान प्रदान नहीं होता, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई, हो गया? जी सर, हो गया। ठीक है जी। अब आ जाते हैं अगली बात पे, इसी का टॉपिक चलेगा अभी तो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अब आ जाते हैं अगली बात पे, इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। जैसे आइसोथर्मल की इक्वेशन होती है ना, क्या, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे ही एडियाबैटिक की भी एक इक्वेशन होती है। क्या होती है वो, ये होती है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू के। पी वी की पावर, केवल वी की पावर गामा है, इज इक्वल टू के। अब गामा आपको पढ़ाया गया था, याद करो, गामा पढ़ाया गया था आपको चैप्टर नंबर 13 में। मैंने पहले ही बोला था कि चैप्टर नंबर 13 में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि 12 वाले में मेरे को ज्यादा टाइम लगाना ना पड़े। गामा मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रेशियो होता है सीपी बाई सीबी, और जो गामा होता है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, सबके लिए मैंने निकलवाया है। जिसने नहीं पढ़ा वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एक बार देख लेना। चलिए भाई, तो ये तो फर्स्ट फॉर्मेट हो गई इसकी इक्वेशन की, जिसमें मैंने इसको प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में करा है। लेकिन अब मैं इसको दूसरी फॉर्मेट में लाता हूँ, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट
एंड पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर आइडियल गैस। मैं पी को रिप्लेस कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो पी है यहां से रिप्लेस करूंगा, तो पी की जगह कितना हो जाएगा एनआरटी बाई वी, और यहाँ पर v की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप लोगों को जो याद रखनी है वो ये वाली रखनी है, ऊपर वाली, बाकी तो बनाई गई है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो v की पावर +1 है ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये एन आर नीचे आ जाएगा, तो t v की पावर प्लस गामा है, वो +1 है, ऊपर आएगा माइनस, तो गामा -1 इज इक्वल टू k अपॉन में एन आर। के भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, तो इसको कैपिटल के मान लेंगे। आदित्य शर्मा आज भी लेट हो भाई आप। आदित्य शर्मा, हमें यार बहुत मेहनत करनी होती है साइंस लेने के बाद, और तुम ऐसे करोगे तो भाई कैसे काम चलेगा। चलिए भाई, अगली फॉर्मेट है पी वी की पावर है। अब मैं वॉल्यूम को रिप्लेस कर रहा हूँ, वॉल्यूम को रिप्लेस करूंगा तो कैसे करेंगे, पी वॉल्यूम की जगह हो जाएगा एन आर टी अपॉन में पी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया इस बार यहां से, तो पी एन की पावर गामा, आर की पावर गामा, टी की पावर गामा, और पी की पावर भी गामा। अब बच्चों खुद से सोचो, ये अगर प्लस गामा है ऊपर आएगा तो माइनस गामा हो जाएगा, तो बचेगा पी 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इज इक्वल टू के अपॉन में एन की पावर गामा और आर की पावर गामा। बच्चों ये वाला जो फैक्टर है इसको अगेन कांस्टेंट मान लो, तो बचेगा p की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये मेरे पास अगर आप ध्यान से देखो प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में है एडियाबैटिक की इक्वेशन, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म्स में है, और ये प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में है। इस तरीके से हम एडियाबैटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन है उसको 3 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कंपटीशन हो गया, कोई नीट का एग्जाम हो गया जैसे, या आईआईटी मेंस का एग्जाम हो गया, उसमें किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कुछ इस फॉर्मेट में रहेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, क्वेश्चन ये है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का स्क्वायर, देन फाइंड गामा। बोल दिया P प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर दे रखा है, आपको फाइंड करना है गामा। अब इसमें कैसे फाइंड करा जाएगा गामा, बड़े ध्यान से देखना। हम क्योंकि हम लोग तो ये वाली इक्वेशन याद करके गए थे ना, पी वी की पावर गामा, लेकिन ये मेरे पास पी और टी की टर्म्स में दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा सोबिया, इस बार यहां से टी को हटाना है मेरे को। अब टी को कैसे हटाऊंगा वो देखो जरा भाई, पी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट, और ये टी स्क्वायर हो गया। अब आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब टी को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, तो टी कितना हो जाएगा, देखो पी बराबर के, टी की जगह कितना पीवी अपॉन में एन आर का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, P बराबर के पी स्क्वायर वी स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर, P से P कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो P वी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में के। बच्चों नंबर ऑफ मोल्स में कांस्टेंट माना जाएगा इसको, आर को भी कांस्टेंट, के को भी तो पी वी का स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब आप इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करो तो बताओ गामा कितना आ रहा है। मयंक यार तुमसे भी ये उम्मीद नहीं थी यार, तुम तो बढ़िया लड़के हो यार, तुम तो बोलो। तो गामा की वैल्यू 2 आ गई, Yes, ठीक है sir. जी। तो ऐसे करके हमारे पास कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, आपको बस क्या करना है, मेरा जो टिप्स है वो यही है इस क्वेश्चन के लिए, कि हमेशा एक काम करें, हमेशा ना पी और वी की टर्म्स में लाएं, और क्या करना है हमेशा कोशिश ये करेंगे हम, या कोशिश का लास्ट जो हमें करना है, पी की पावर 1 बचानी है और बाकी सारी पावर गामा में ही जानी है, तभी तो कंपेयर हो पाएगा। क्योंकि उस इक्वेशन में देखो तो p की पावर 1 है, तो इसका मतलब जब मैं इसको क्वेश्चन को करूंगा तो मेरे को फाइनली लास्ट में p की पावर 1 ही करनी है, चाहे जो मर्जी करना पड़े मैथ लगा के मेरे को।
जो मर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मर्जी से एक लिख दो, मैथ लगा के सिस्टमेटिक तरीके से। क्लियर है क्या ये बात? यस सर। तो भाई इस तरीके से आपका ये एडियाबैटिक का ये हो गया, इक्वेशंस वगैरह, इस पे क्वेश्चन बता दिया मैंने। अब हम लोग करेंगे वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे। सर ले लिया। ठीक है जी, करें आगे स्टार्ट। यस। तो भाई वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, उसका फॉर्मूला वो देखते हैं जरा। देखो मैं फिर बता देता हूँ, आइसोथर्मल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ये नहीं है कि आपको ये एडियाबैटिक वाला छोड़ देना है, करना ये भी है ना। तो देखना, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? देखो भाई बहुत सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है पहले जैसा, इंटीग्रेशन तो यूज करना पड़ेगा लेकिन लॉग वॉग का चक्कर नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट है इसका। तो ये मान लो मेरे पास एक पिस्टन है और इसके अंदर गैस है, ये आइडियल गैस के लिए ही करेंगे हम लोग। अब ये जो है इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, और अब इसको हमने वी अलाउ द सिस्टम टू एक्सपेंड। तो अगर हमने इस सिस्टम को एक्सपेंड करा दिया तो अब ये ऐसे हो गया। तो अब देखो ना जरा, वॉल्यूम पहले से इंक्रीज हो गया, तो प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया। एडियाबैटिक में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, हीट कंजर्व रहती है, हीट कांस्टेंट रहती है, या और अच्छा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, ये बोल सकते हैं। तो देखो जरा, लेट dw is work to displace piston to dx। dx चलाने के लिए पिस्टन को dw वर्क किया गया है। तो dw वर्क बराबर क्या हो जाएगा, p इंटू में dv। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी हमने एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन पढ़ी थी तो मैं उस इक्वेशन का प्रयोग करता हूं यहाँ पर। एक सेकंड इंक थोड़ी सी कर लूँ। तो देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन का प्रयोग करता हूं, क्या है वो इक्वेशन P V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो dw वर्क बराबर आ गया, P की जगह क्या हो जाएगा, K V की पावर गामा और dV। अब क्या करेंगे, पूरे का निकालना है तो इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो dw बराबर आ गया K V की पावर गामा dV, इंटीग्रेशन दोनों तरफ, V1 से लेकर V2 वॉल्यूम लिया हुआ है मैंने। dw का इंटीग्रेशन W हो जाएगा, K बाहर आ जाएगा, V की पावर प्लस गामा है तो माइनस गामा हो जाएगी ऊपर आके। अब एक बात बताऊं, जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें याद होना चाहिए कि भाई dv एक वेरिएबल हो गया, जिसके साथ d लग जाता है उसको वेरिएबल पढ़ते हैं। तो ये वेरिएबल हो गया, और जो सेम प्रजाति का होता है वो फंक्शन होता है। तो वेरिएबल है dv, फंक्शन है v की पावर माइनस गामा। तो अब इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो हमें क्या याद रखना है, जो भी पावर है इसकी उस पावर में एक प्लस कर देना है और पूरी पावर को नीचे लिख देना है। ये इंटीग्रेशन का सिंपल सा रूल होता है। ये V1 से लेकर V2 तक इंटीग्रेट करना है। अब अगर माइनस गामा प्लस 1 है तो इसको 1 माइनस गामा भी तो लिख सकता हूँ भाई, माइनस गामा प्लस 1 है तो 1 माइनस गामा लिख सकता हूँ ना इसको। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, V की जगह अपर लिमिट V2 की पावर 1 माइनस गामा। अब इस V की जगह लोअर लिमिट माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। ये हो गया यहां तक। इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हो जाएगा k V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस k
V1 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन में 1 माइनस गामा। ठीक है, अब हमें पता है P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। भाई अगर P V की पावर गामा कांस्टेंट है तो दो सिचुएशन में P1 V1 बराबर P2 V2 लिया जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस K को रिप्लेस करेंगे, यहां पर हमारे पास V2 वाला रखेंगे, तो वर्क बराबर कितना हो गया K की जगह यहां पर कितना P2 V2 वाला, तो P2 V2 की पावर गामा इंटू में कितना V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस K, अब यहां पर 1 वाला रखेंगे तो कितना P1 V1 की पावर गामा और V1 की पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। सारे बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ पर V2 की पावर प्लस गामा है, यहाँ पर V2 की पावर 1 माइनस गामा है, दोनों का बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, गामा गामा कट जाएंगे तो बचेगा कितना वर्क P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन में 1 माइनस गामा। अब बहुत सिंपल सा पार्ट लास्ट अंतिम चरण पे है, PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT, तो P2 V2 की जगह क्या लिख देंगे NRT2 माइनस P1 V1 की जगह NRT1 अपॉन में 1 माइनस गामा। यहां से N और R बाहर आ जाएगा तो वर्क हो गया N इंटू R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन में 1 माइनस गामा। एक्सप्रेशन फॉर वर्क where N is number of moles, R is universal gas constant and gamma is molar specific heat constant ratio। अब इसमें थोड़ी और मदद कर देता हूं अगर आप भूल गए हो, क्या कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 5/3 होती है, डाई एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 7/5 होती है। ज्यादातर केसेस में देखा गया है मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक में से ही पूछा जाता है, इसलिए मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक की मैंने लिख दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर डन। एक मिनट, यस सर हो गया। बस एक मिनट यार। चलिए भाई, तो देखना, तो अब मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर ले क्वेश्चन लिया। बहुत आसान, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कराता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन ये है, इफ 2 moles of hydrogen gas compressed adiabatically from 127 डिग्री सेल्सियस, नहीं 27 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हाइड्रोजन के 2 मोल्स को कंप्रेस किया गया है एडियाबैटिकली फ्रॉम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस, देन कैलकुलेट
वर्क, कितना कार्य किया गया। मैं अब आपको एक बात समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, कहीं भी नहीं बोला गया कि मोनो एटॉमिक है या डाई एटॉमिक है, लेकिन हमारा नॉलेज कहती है हाइड्रोजन एक डाई एटॉमिक गैस है। और अगर हाइड्रोजन एक डाई एटॉमिक गैस है तो इसका गामा हो जाएगा 7/5। तो मे बी आपको गामा की वैल्यू दे रखी हो या फिर वरना आपको याद रखनी पड़ेगी। तो गामा हो गया 7/5। T1 कितना हो गया, पहले वाला टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। 273 ऐड कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 300। ऐसे ही T2 बाद वाला कितना हो जाएगा 127 प्लस में 273 मतलब 400। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, वर्क बराबर एन की जगह कितना 2, आर की जगह 8.3 इंटू में T2 कितना हो गया मेरे पास 400 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, गामा की वैल्यू कितनी 7/5। 400 में से 300 गया 100, 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 5 एकम 5 में से 7 गए 2 माइनस 2/5, 5 ऊपर चला जाएगा 16.5 इंटू में 50, 25, 250 माइनस का इतना जूल वर्क हुआ। माइनस 16.5 इंटू 250 जूल। बताओ माइनस क्यों आया, कोई बच्चा बता सकता है मेरे को? कोई बच्चा बता सकता है कि यहाँ माइनस क्यों आया? जल्दी बोलो भाई, यहाँ माइनस क्यों आया, कोई बताएगा? तो अगर आवाज नहीं आ रही सही से तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि गैस यहाँ पर कंप्रेस हुई है। और मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जब गैस कंप्रेस होगी या सिस्टम कंप्रेस होगा तो हमेशा वर्क नेगेटिव आता है, और अगर एक्सपेंड करता है तो पॉजिटिव आता है। अगर आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, सब चीजों का ज्ञान है तुम्हें, तो आप बिल्कुल सही आंसर निकालेंगे। क्लियर है क्या ये वाली बात मेरी? ओके सर। ठीक है, यहाँ पर आज वाली क्लास में एडियाबैटिक तक ही करते हैं। अगली वाली क्लास में हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा ये बताओ, तो भैया तुम्हारी बायो की क्लास कब होती है, बस ये बताओ, लिख के बता दे सोफिया फटाफट से। सर 8 8 बजे होती है बायो की क्लास, है ना?